हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यू सर। पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोगों ने लोकल रूट्स डिस्कस कर लिए थे, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लोकल रूट्स पढ़े थे हमने। ऐसे रूट्स होते हैं जिनमें कि ड्रग को पहले सर्कुलेशन में नहीं जाना पड़ता, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? जो कि ऑर्गन सिस्टम्स को सप्लाई करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। इन ऑर्गन्स के जो सप्लाई करता है उसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहाँ से ब्लड पहुँचता है। तो उसमें ना जाके डायरेक्टली उस जगह ड्रग को इंट्रोड्यूस कर देना जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, लोकलाइज्ड, उसे बोलते हैं लोकल रूट्स। अब सिस्टमिक रूट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सिस्टमिक रूट्स क्या होते हैं? ड्रग को पास करना पड़ेगा, आपके ब्लड में जाने के बाद ही ड्रग उसकी साइट पे पहुँचेगा जहाँ उसकी ज़रूरत है। पहले ऐसी जगह डाला जाएगा जहाँ से पहले वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद वहाँ पर उसका एक्शन देखने को मिलेगा। वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद वो उस जगह पहुँचेगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमिक रूट्स। आप लोगों के सामने अभी सिस्टमिक रूट्स लिखे हुए हैं। तो जो सिस्टमिक रूट्स होते हैं आपके, ये होते हैं टू टाइप्स के, जिसमें पहले आ जाते हैं एंटेरल्स और दूसरे हो जाते हैं पेरेंट्रल्स। एंटेरल रूट्स टू टाइप्स के होते हैं, ओरल रूट और रेक्टल रूट। पेरेंट्रल्स में अगेन टू टाइप का क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं इंजेक्टेबल्स और दूसरे होते हैं नॉन इंजेक्टेबल्स। तो इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो कि इंजेक्ट किए जा सकें बॉडी के अंदर इंजेक्शन से, वो हो जाते हैं इंजेक्टेबल्स में। नॉन इंजेक्टेबल्स कौन से ड्रग होते हैं? जो कि इंजेक्ट नहीं किए जाते लेकिन फिर भी सिस्टमिक रूट्स के थ्रू दिए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं नॉन इंजेक्टेबल्स। तो आइए चलिए इन सारे ड्रग्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला रूट है हमारे पास ओरल रूट और रेक्टल रूट। एंटेरल्स को डिस्कस करते हैं पहले हम। तो बात आती है एंटेरल रूट की। तो एंटेरल रूट्स क्या होते हैं? टर्मिनोलॉजी अगर पकड़ते हैं तो एंटेरल शब्द का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन होती है बॉडी में आंत, जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वही। एंटेरल शब्द का मतलब होता है इंटेस्टाइन, और रूट आप सभी को पता है। तो ऐसा रूट जिसमें के इंटेस्टाइन को पास करना पड़े, इंटेस्टाइन के थ्रू दिया जाए, उसे कहते हैं एंटेरल रूट्स। और इसमें आपके आ जाते हैं ओरल रूट और रेक्टल रूट। ओरल रूट और रेक्टल रूट को मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, यहां से गया ये इसका फूड पाइप, ये इसका फूड पाइप है। ये ह्यूमन बीइंग है, कोई आंख भी बना देते हैं चलो। और ये है इसका फूड पाइप, और यहाँ पे है इसका स्टमक, और फिर ये जो आप देख रहे हैं ऐसे करके, ये है इसकी इंटेस्टाइन। इसको खोल के बना दिया है, और भी ज़्यादा उसमें होती है। और ये है इसकी रेक्टम। तो जब किसी दवाई को ओरल रूट, यहाँ के ये पूरी जो कैविटी कहलाती है, इसे बोलते हैं ओरल कैविटी, जिसमें हमारे दांत आ जाते हैं, जीभ आ जाती है, सब चीज़, ये ओरल कैविटी होती है। तो मुंह के द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं, जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं, उसे बोलते हैं ओरल रूट। ये है आपका ओरल रूट। और दूसरा ये है आपका रेक्टल रूट, जो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरी जो ओपनिंग होती है, जहाँ से हम फीसेस पास करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एनस। और यहाँ पे होती है रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी होती है, हमारी इंटेस्टाइन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्टमक के बाद यहाँ पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। रेक्टम सबसे एंड में होती है। तो रेक्टल रूट के थ्रू जो दवाइयाँ दी जाती हैं यहाँ से नीचे से, उन्हें हम बोलते हैं रेक्टल रूट। और जो दवाइयाँ ऊपर से मुंह के थ्रू दी जाती हैं उसे बोलते हैं ओरल रूट।
तो अब इन्हीं दोनों रूट्स को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। पहला रूट आ जाता है ओरल रूट। अब ओरल रूट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, हर कोई बचता है इंजेक्शन्स वगैरह लगवाने से। खास करके लड़कियां आपने देखी होंगी डॉक्टर के पास जाके कहती हैं कि भाई हमें डॉक्टर साहब आप दवाई दे दीजिए खाने की, इंजेक्शन नहीं लेंगे, पता नहीं क्यों इतना फोबिया है। तो ये जो ओरल रूट है सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, सबसे ज़्यादा ईजी है, इसके लिए किसी और को ज़रूरत नहीं पड़ती, असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इसे लेने के लिए। इंसान है, कोई भी पेशेंट है, वो खुद ही ले सकता है दवाइयों को। टैबलेट हो गई उसे इंसान खुद एडमिनिस्टर कर सकता है अपनी बॉडी में, बाहर से कोई लगाने के लिए डॉक्टर या फिर असिस्टेंस नहीं चाहिए, नर्स वगैरह। तो ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेबल होते हैं। इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं असिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी चीज क्या खासियत होती है ओरल रूट्स की, ये चीप होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं। चीप क्यों होते हैं, अब ये है क्वेश्चन हमारा कि भाई ये सस्ते क्यों होते हैं ओरल ड्रग्स जो दिए जाते हैं। तो सस्ते ये इस वजह से होते हैं क्योंकि जो भी ये मान लीजिए टैबलेट हो गई या कुछ भी हो गई, ये आपके मुंह से पास करेगी, इंटेस्टाइन से पास करेगी जाके, तब एब्जॉर्ब होगी। तो अब इन्हें क्या है ना, ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा रही, तो इससे क्या है, इन्हें पूरा तरीके से स्टेराइल नहीं करना पड़ता। स्टेराइल करने का क्या मतलब होता है, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी मतलब दवाई हो गई या फिर कोई भी कल्चर हो गया, उससे बिल्कुल माइक्रोब से फ्री कर दिया, बैक्टीरिया वायरस बन जाए, किसी भी तरीके का कोई वो न रह जाए उसमें ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर डायरेक्टली कोई भी ड्रग में ऐसी चीज़ रह जाती है और वो आपने ब्लड में लगा दी डायरेक्टली किसी इंसान के, ब्लड में लगाने के बाद उसी चीज़ की बीमारी हो सकती है। आपने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम आसान कर दिया डायरेक्टली उस चीज़ को ब्लड में देने के बाद। तो ये वाली चीज़ है, इसमें क्या है ना, डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाती दवाई, पहले जाती है फूड पाइप में, आपके ईसोफेगस में, फिर जाती है स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, फिर जाती है लिवर में और फिर जाती है पूरी बॉडी में, फिर जिसे ज़रूरत होती है जिस ऑर्गन को, उसके पास पहुँचती है। तो ये वाला चीज़ इसमें है, इसलिए ये होती हैं सस्ती। बाकी जो भी डोजेस फॉर्म है या फिर दूसरे रूट्स के थ्रू जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती होती हैं ओरल दवाइयाँ जो दी जाती हैं। तो इसे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ इकोनॉमिकल। तीसरी इसकी क्या खासियत है ओरल रूट की, कि ये होता है नॉन इन्वेसिव, यानी कि बॉडी में किसी भी तरीके से कोई भी इन्वेजन नहीं करना पड़ता निडल के थ्रू बाहर से, तो ये नॉन इन्वेसिव, या फिर इसे दूसरे टर्म्स में बोलें तो पेनलेस, पेन भी नहीं होता इसे लेते टाइम। तो ये हो गया आपका ओरल रूट। लेकिन अब बात करते हैं इसके नुकसान की, डिसएडवांटेज क्या है। तो मान लीजिए कोई भी ड्रग है, अगर यहाँ से जा रहा है, धीरे धीरे भी जाता है वो इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका लिवर, लिवर में जब यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है आपका ड्रग जाके ब्लड वेसल्स के थ्रू, सबसे पहले यहाँ पे पहुँचा, इसकी बॉल्स से टकराया, आपके जो फूड पाइप है इसकी जो बॉल्स हैं, यहाँ पे ड्रग टकराया आपका, यहाँ टकराया, यहाँ से टकराता हुआ गया पूरे में, तो कुछ ना कुछ पार्ट उसका इस जगह लॉस हुआ होगा ड्रग का। दूसरी चीज़ है यहाँ पे एंजाइम्स होती हैं, HCl होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ड्रग के ऊपर एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कुछ पार्ट होता है ड्रग का वो लॉस हो जाता है। धीरे धीरे फिर ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आते आते उसकी बॉल्स से, वहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, बाइल जूस होता है, वो उन सब का एक्शन होता है ड्रग पे, और इन सब चीज़ों से बचने के बाद भी ड्रग थोड़ा बहुत बचता है, वो पास होता है आपका फिर यहाँ पे हेपेटिक जो आर्टरीज वेन्स यहाँ पे जो जितने भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लिवर को लेके जाते हैं आपकी हेपेटिक आर्टरी वगैरह ड्रग को एब्जॉर्ब करके, वहाँ पे कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म होता है। लिवर में पहुँचने के बाद उसका और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम्स वगैरह के थ्रू, फिर जाता है वो जनरल सर्कुलेशन में, यानी कि आपकी बॉडी के ब्लड में, और फिर ब्लड से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सारे ऑर्गन्स में, फिर जिस ऑर्गन को ज़रूरत होती है उसके पास पहुंचता है।
तो अब इसमें क्या होता है ना, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ड्रग की। एक नया टर्म आ गया बायो अवेलेबिलिटी, अभी समझाता हूँ। एक चीज़ है बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ड्रग की, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये इसका डिसएडवांटेज है। और ऐसे बहुत से ड्रग्स होते हैं जो कि ओरल रूट के थ्रू हम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत से ड्रग होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, इंसुलिन। इंसुलिन अगर ओरल रूट से दी जाए तो एक तरीके की वो हार्मोन है, प्रोटीन है, जाके डाइजेस्ट हो जाएगी, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए बहुत से ड्रग ऐसे हैं जो कि ओरल रूट से नहीं दिए जा सकते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगला रूट आता है रेक्टल रूट, अब उसे डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका रेक्टल रूट। रेक्टल रूट डिस्कस करने से पहले एक और डिसएडवांटेज ओरल रूट का मैं आपको बता देता हूँ। ओरल रूट है, हम उसमें एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, जो कि पेशेंट है अनकॉन्शियस है, यानी कि जो पेशेंट बेहोश है, हम उसमें ओरल रूट नहीं दे सकते। डायरेक्टली किसी का मुंह खोल कर ज़बरदस्ती तो डाल नहीं सकते ना, तो वो एक और डिसएडवांटेज हो जाता है। उस केस में, इमरजेंसी के केस में, हमें पेरेंटल रूट चूज करना ही करना पड़ेगा। अब रेक्टल रूट डिस्कस करते हैं। तो रेक्टम के थ्रू जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो आती हैं आपके रेक्टल रूट में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी सपोजिटरीज हो गई। सपोजिटरीज क्या होती हैं, जो कि दवाइयाँ आपकी रेक्टम के थ्रू दी जाती हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी मेडिसिन को मैंने इंसर्ट कर दिया, तो अब इससे रूट से क्या फ़ायदा होता है, ये कब दिया जाता है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, यानी कि मान लो नोजिया वॉमिटिंग आ रही है, टेस्ट कड़वा है, या फिर जो सीधे प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली यहीं इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, तो यहाँ से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एस्केप करते हुए हम डायरेक्टली नीचे से दे देते हैं किसी ड्रग को, जिससे कि ये रास्ता जो है वो छोटा हो जाए, जल्दी ड्रग पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। और क्या इसका एडवांटेज होता है, इसका एडवांटेज ये भी होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो एस्केप हो जाता है। जैसे कि चिल्ड्रंस में एफेब्रिल सीजर के केस में हम देते हैं यहाँ से डाइजीपैम नाम की एक दवाई होती है, जो कि यहाँ से दी जाती है रेक्टल रूट के थ्रू। बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन दिखाती है वो चिल्ड्रंस के केस में। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके हीमरॉइड्स। हीमरॉइड्स टू टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल हीमरॉइड्स होते हैं, जिसमें कि आपकी जो वेन्स वगैरह हैं इन्फ्लेमेशन के बाद बाहर से नज़र आती हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल हीमरॉइड्स। बवासीर की बीमारी जो हो जाती है पाइल्स की, तो उसमें ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, उनका बहुत जल्दी से एब्जॉर्प्शन होता है। स्टडीज़ ने ऐसा पाया कि एक्सटर्नल हीमरॉइड्स में रेक्टल रूट काम में आता है दवाइयाँ देने के, लेकिन इंटरनल हीमरॉइड्स में इसके ज़्यादा कुछ एडवांटेजेस देखे नहीं गए हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, आप सभी को पता है डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग हो सकता है इस रूट से दवाई को एडमिनिस्टर करना, उससे कहना कि भाई नीचे से डाल लो दवाई अपने, तो ये वाली चीज़ होती है। अगली है ओरल रूट के मुकाबले यही वाला इसका डिसएडवांटेज है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेरेंटल रूट्स के बारे में। तो पेरेंटल रूट्स, पेरेंटल शब्द का मतलब समझते हैं, तो पार शब्द का मतलब हो जाता है बियॉन्ड, और एंट्रल शब्द का मतलब हो जाता है इंटेस्टाइन। तो इसमें डायरेक्टली जो ड्रग है इंटेस्टाइन में ना जाके दूसरी जगह दे दिया जाएगा, मसल में दे देंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे देंगे, वेन में दे देंगे। तो इस तरीके से ये होते हैं। इनमें पहले हम डिस्कस करेंगे इंजेक्टेबल्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि निडल के थ्रू स्किन में लगा दिए जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो दिए जाएंगे। तो इंजेक्टेबल्स में आ जाते हैं आपके इंट्रावीनस ड्रग्स, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, ये सारे रूट्स आ जाते हैं। अब इन सारे रूट्स को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं इंट्रावीनस को। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रावीनस रूट को। इंट्रा माने अंदर और वेनस माने वेन। हमारे ब्लड वेसल्स 2-3 टाइप की होती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो जो वेन्स होती हैं आपकी, आर्टरी में क्यों नहीं लगाते हैं, आर्टरी वाला रूट क्यों होता है रेयर। तो जो भी आर्टरीज होती हैं वो ऑर्गन के पास लेके जाती हैं, किसी भी ऑर्गन के पास आपके
ब्लड को लेके जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो वापस लेके आती हैं, मतलब हार्ट के पास लेके आती हैं, किसी भी ऑर्गन से वापस ब्लड लेके आती हैं। और अगर आर्टरी में लगा देंगे कहीं की भी तो वो जाके ऑर्गन में बढ़ जाएगा, तो इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से ज़्यादातर रूट्स में आर्टरी बहुत ही रेयर केसेस में चूज़ किया जाता है रूट। मोस्ट कॉमन है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस इंजेक्शन देने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे देते हैं, आइए समझते हैं। तो मान लीजिए ये है हाथ 2.5 किलो का। यहाँ पे आपकी कुछ वेन्स वगैरह होती हैं जो ये हाथों में हमें दिखती हैं, हमारे यहाँ पर ऐसे करके ये ऊपर से ये जो दिखती हैं ना, कुछ ये जो बड़ी बड़ी दिखती हैं ये हमारी होती हैं वेन्स। तो ये बाहर से हमें ग्रीन ग्रीन दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्लूइश कलर की होती हैं ये अंदर से। तो बाहर से स्किन में इतनी सारी लेयर्स वगैरह होती हैं जिसकी वजह से हमें ये ऐसे कलर की दिखने लगती हैं, ग्रीन कलर की। तो आइए इसमें क्या होता है, जो सुपरफिशियल वेन्स वगैरह हैं इनमें डायरेक्टली हम इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं ड्रग को, या तो इन्फ्यूज़न की फॉर्म में धीरे धीरे। आपने देखा होगा जैसे बहुत से हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसे बोतल लगा देते हैं पेशेंट को ऐसे करके और कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे कैनुला से, और वो धीरे धीरे यहाँ पे निडल अटैच होती है, धीरे धीरे यहाँ से जाता रहता है वो आपके वेन में ड्रग। तो एक ये होता है तरीका। एक होता है डायरेक्टली बोलस, लंप की फॉर्म में डायरेक्टली एक इंजेक्शन लिया हमने सीधे सीधे, ज़्यादा बड़ा इंजेक्शन हो गया ये, डायरेक्टली इंजेक्शन लिया और इंजेक्ट कर दिया एक साथ जितना भी ड्रग था। तो एक ये होता है इंट्रावीनस देने का तरीका, और दूसरा ये है इन्फ्यूज़न की फॉर्म में देने का। अब दूसरी चीज़, इसके एडवांटेज क्या हैं? तो इस रूट के एडवांटेज हैं, डायरेक्टली जो भी आपका ड्रग होता है वो ब्लड में पहुंच जाता है सीधे से। ये आपकी वेन थी, इसके ऊपर हाथ है वो बना नहीं रहा, इसमें हमने इंजेक्शन लगाया और ये जो भी था आपका ड्रग डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुंच गया। मान लीजिए ये हमने ड्रग लगाया, ये डायरेक्टली पहुंच गया आपका ब्लड के अंदर। तो इससे क्या होता है, इमीडिएट एक्शन मिलता है हमें, और जितना भी ड्रग लगाते हैं सारा का सारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा आ जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कोई सीन नहीं है इधर। तो जिसके कारण क्या होता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इस केस में। हंड्रेड परसेंट बायो अवेलेबिलिटी। 100% बायो अवेलेबिलिटी होने का क्या मतलब है? बायो अवेलेबिलिटी मैं समझाता हूँ आपको क्या चीज़ होती है। कहीं पे मैंने ड्रग दिया, मान लीजिए मैंने 100 mg ड्रग दिया किसी को, उसमें से कुछ पार्ट उसका लॉस होता गया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ पाया वो था 75 mg। तो ये जो ड्रग आया इसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, जो भी अब किसी ऑर्गन को जाके मिलेगा, टारगेट ऑर्गन को जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी ड्रग की। तो इस केस में क्या होता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ये इमरजेंसी के केस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमें तुरंत इमीडिएट एक्शन चाहिए। मान लीजिए कोई ट्रॉमा, इंजरी या कुछ भी इमीडिएट एक्शन चाहिए किसी भी चीज़ का, तो ये रूट बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तुरंत हम इसे लगाते हैं ड्रग को, ड्रग डायरेक्टली ब्लड में पहुंचता है और जितना देना चाह रहे हैं उतना सारा का सारा पहुंच जाता है। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट है आपकी, ये जो ब्लड वेसल है इसको मैं ऐसे काट के बनाऊं तो ऐसे करके इनकी 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली होती है एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, अंदर ये बीच वाली होती है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाली होती है ट्यूनिका इंटिमा। तो जो ये ट्यूनिका इंटिमा होती है वेन्स की, ये जो अंदर वाली लेयर, ये होती है इनसेंसिटिव। तो यहाँ पे हम इरिटेबल ड्रग्स भी दे सकते हैं, हाई इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका नुकसान नहीं होता हाईली इरिटेंट का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सेंसरी नर्व्स नहीं होती और ये थोड़ी सी इनसेंसिटिव होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी केस में मान लो नुकसान जो होता है वो होता है कभी कभी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस
हो जाती है अगर एक्स्ट्रावेसेशन हो जाए किसी ब्लड वेसल का। अब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और एक्स्ट्रावेसेशन अलग से टर्म आ गए। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, अगर टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन किसी चीज़ का। फ्लेवा ये जो शब्द है इसका मतलब होता है वेन से। और थ्रोम्बस का शब्द का मतलब होता है क्लॉट। तो किसी इन्फ्लेमेशन या इंजरी के कारण कभी कभी क्लॉट बन जाना उसे कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और एक्स्ट्रावेसेशन क्या होता है, ब्लड के जो भी कंटेंट है वो बाहर आने लगे ब्लड वेसल से कहीं पे लीकेज वगैरह की वजह से। तो ये होता है एक्स्ट्रावेसेशन। तो अगर एक्स्ट्रावेसेशन हो जाता है, ड्रग का ढंग से इंजेक्शन नहीं लग पाता या फिर कुछ भी है, हमने बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा थी ड्रग की, वो सीधा टिश्यू फ्लूइड में आ गया ड्रग वगैरह, फेवरेबल हमने डाला सिस्टमिक सर्कुलेशन में, लेकिन जिस जगह आ गया वहाँ पर जाके वो कुछ भी रिएक्शन वगैरह कर सकता है। तो ऐसे क्लॉट वगैरह बनने के चांसेस रहते हैं। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और अगली चीज़ क्या हो सकती है इसमें, जैसे कि हार्ट हो गया हमारा, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, वाइटल ऑर्गन्स हो गए ना जितने भी, ये डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं उसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। हाई ड्रग की जो कॉन्सेंट्रेशन हम देते हैं, तो कभी कभी हाई डोसेस के साथ एक्सपोजर में आने की वजह से इन्हें डैमेज हो सकता है इन ऑर्गन्स का। तो ये इसका एक और डिसएडवांटेज हो जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं, ओनली एक्वस सोल्यूशन कैन बी यूज्ड। इंट्रावीनस के केस में जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन वगैरह हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। डिपोट क्या होता है, एक साथ हमने ड्रग की वो लगा दी, हाई कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग का अमाउंट लगा दिया, अब वो धीरे धीरे रिलीज होता रहा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन उसका होता रहा। वो हम इसके केस में नहीं कर सकते क्योंकि जितना भी डालते हैं सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाता है। तो डिपोट प्रिपरेशन नहीं दे सकते। एक और एडवांटेज क्या होता है इंट्रावीनस रूट का, जो भी रिस्पॉन्स है वो एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि मैंने अगर कोई भी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग दिया, मान लीजिए, जो कि बीपी को कम करता है या फिर बढ़ाता है, तो मैं तुरंत मेजर करके देख सकता हूँ कि कितनी डोज चाहिए इस ड्रग की जो कि बीपी को कितना बढ़ा रही है, कितने डोज में बीपी कितना बढ़ रहा है, उस हिसाब से मैं डोज को ऑल्टर कर सकता हूँ पेशेंट की। तो एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ। बहुत से ड्रग हो गए जैसे कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, तो वो इस केस में बहुत मदद करते हैं तुरंत एक्यूरेटली किसी चीज़ को मेजर करने में। शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट एक्टिंग ये होते हैं, मैंने ड्रग लगाया, थोड़ी देर जाके उसका असर रहा बॉडी में और थोड़े समय बाद वो उसका जो अफेक्ट था वो ख़त्म होने लगा या फिर ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होते हैं, ड्रग लगा दिया, लंबे समय तक उसका रहेगा, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक उसका अफेक्ट रहेगा, फिर हमें अगली डोज नहीं देनी पड़ेगी। शॉर्ट एक्टिंग के केस में हमें बार बार डोज देनी पड़ती है, इसीलिए गोलियों को दिन में 3 बार या फिर 2 बार 4 बार ऐसे बताया जाता है। तो ये सब था इंट्रावीनस रूट के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा। पहला पॉइंट, इसे बोलस या फिर इन्फ्यूज़न की फॉर्म में दे सकते हैं धीरे धीरे बोतल के थ्रू, या फिर डायरेक्टली इंजेक्शन से लंप की फॉर्म में, बोलस की फॉर्म में। अगला क्या है, इसका बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट होता है, तो इमरजेंसी में हमें काम आता है। ये डायरेक्टली जितना भी ड्रग है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है, तो अफेक्ट है जो इमीडिएट मिलता है हमें, और इमरजेंसी इसमें काम आ सकता है। और अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनमें हम ये ड्रग दे सकते। तीसरा पॉइंट क्या था, जो भी इसकी ट्यूनिका इंटिमा होती है सबसे अंदर वाली लेयर वेन्स की, वो इनसेंसिटिव होती है, मतलब सेंसरी नर्व्स वहाँ पे कम होती हैं, जिसकी वजह से हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर एक्स्ट्रावेसेशन हो जाता है तो फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है, क्लॉट वगैरह बन सकता है। इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है, ड्रग को उसको डाइल्यूट करके दे सकते हैं हम धीरे धीरे। अगली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, खाली एक्वस सोल्यूशन दे सकते हैं, डिपोट प्रिपरेशन नहीं दे सकते। और उससे अगली चीज़ हमने पढ़ी, ये ज़्यादा रिस्की रूट है क्योंकि जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के साथ एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ, तो अब हम अगला जो रूट डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रामस्कुलर रूट। तो इंट्रामस्कुलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रा माने अंदर और मसल, आप सभी को पता है मांसपेशी जो मसल्स हमारी बॉडी की होती हैं। तो इंट्रामस्कुलर रूट में ड्रग्स को डायरेक्टली मसल में इंजेक्ट कर दिया जाएगा इंजेक्शन के थ्रू, निडल के थ्रू। तो सबसे पहले क्या किया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट में, जो बॉडी की लार्ज मसल्स हैं हमारी, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, जैसे डेल्टॉइड हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गई, आपकी पुट्ठे वाली मसल जो हो गई, और आपकी रेक्टस फेमोरिस, इन सारी मसल्स में इंजेक्शन के थ्रू आपको दिया जाता है ड्रग। क्योंकि जो मसल्स होती हैं हमारी लेस सेंसिटिव होती हैं
क्योंकि वहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो कम प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे पेन थोड़ा कम होता है। और ज़्यादा वेस्कुलर, जैसे मसल्स में क्या होता है ना, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है जल्दी से, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता, यानी कि खुद से कोई भी पेशेंट खुद के नहीं लगा सकता इंजेक्शन। क्यों क्यों नहीं लगा सकता? इस वजह से नहीं लगा सकता क्योंकि जो मसल होती है बहुत ही डीप लेयर होती है हमारी, तो बहुत ही डीप इंजेक्शन को देना पड़ता है, इस वजह से इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अगली चीज़ है, जैसे कि ऑयली सॉल्यूशन होगा, डिपोट प्रिपरेशन है, इसमें दी जा सकती हैं इस रूट के थ्रू। जैसे ऑयली हो गए, ऑयली प्रिपरेशन हो गई, सस्पेंशन हो गई, वो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दी जा सकती हैं। और जो इंट्रामस्कुलर रूट है ये उन पेशेंट में अवॉइड किया जा सकता है जिनका पहले से ही एंटीकोएगुलेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स के ऊपर हैं जो लोग, क्योंकि उनमें क्या होता है ना, अगर लीकेज वगैरह हो जाता है तो लोकल हेमेटोमा कॉज कर सकते हैं। अब हमारे मन में सवाल उठता है हेमेटोमा क्या होता है? हेमेटोमा होता है जो भी लीकेज हो जाना, ब्लड वेसल्स से लीक हो जाना, ब्लड के जो भी कंटेंट्स हैं ब्लड सेल्स वगैरह का, उसे बोलते हैं हेमेटोमा। मतलब ब्लड वेसल के अंदर के कंटेंट्स हैं वो बाहर आने लगना, तो उसे हेमेटोमा बोलते हैं, लीकेज हो जाना ब्लड का। तो एंटीकोएगुलेंट्स पे जो पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादा चांस होते हैं इसके। ये बोला गया एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस 21 और 22 में, क्योंकि ये टिश्यू इंजरी कॉज कर सकता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं मसल से पहले, अगर उनमें कहीं पंक्चर वगैरह हो जाता है उस वजह से। तो ये सब था इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सबक्यूटेनियस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं सबक्यूटेनियस रूट के बारे में। तो सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है, जो लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है हमारे स्किन के नीचे, जस्ट इसके नीचे पहली लेयर होती है हमारे स्किन की एपिडर्मिस, और फिर होती है डर्मिस, और फिर उसके नीचे होती है सबक्यूटेनियस। क्यूटेनियस रूट में क्या होता है, सबक्यूटेनियस लेयर में लगाए जाते हैं इंजेक्शन डायरेक्टली, और वहाँ पे क्या होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में हाई नर्व सप्लाई। इसका मतलब है हम इरिटेंट ड्रग नहीं दे सकते वहाँ पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इरिटेंट ड्रग्स हम लोग नहीं दे सकते। और अगली चीज़ है ये लेस वेस्कुलर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा वहाँ से। और इंसुलिन है इसी रूट से दी जाती है, और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है क्योंकि इंजेक्शन को ज़्यादा डीप नहीं देना है। आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग इंजेक्शन का जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो खुद ही लगा लेते हैं, तो इंसुलिन दी जाती है इस रूट से। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडर्मल रूट के बारे में। तो इंट्राडर्मल रूट को आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार इंजेक्शन वगैरह बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है। जब भी इंट्राडर्मल, जो डर्मिस वाली जो लेयर होती है ऊपर वाली, उसमें जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो थोड़ा सा जो ब्लैब बन जाता है उस जगह, छाला सा जो फूल सा जाता है, आपने देखा भी होगा। BCG वैक्सीन होती है वो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू लगाई जाती है। यहाँ पर कभी आप लोगों ने लगवाए हो इंजेक्शन जो फूल सा जाता है, दैट रूट इज नोन एज इंट्राडर्मल रूट। और क्या होता है इंट्राडर्मल में, एलर्जी वगैरह की टेस्टिंग हम करते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए डर्मिस में लगा दिया इंजेक्शन, तो अगर अंदर एंटीजन वगैरह होते हैं हम लगा देते हैं, पहले से एंटीबॉडी वगैरह होती हैं तो रिएक्शन वगैरह होता है, अगर नहीं होता है तो उससे हम एलर्जी वगैरह का पता लगा लेते हैं। तो एलर्जी के केस में इंट्राडर्मल रूट्स का यूज़ किया जाता है एलर्जी चेक करने के केस में। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स ऑफ इंसर्टिंग इंजेक्शन, यानी कि एंगल क्या होना चाहिए हमारी स्किन के और निडल के बीच में। स्किन की जो बाहरी लेयर है और निडल के बीच में कितना एंगल होना चाहिए कौन कौन से रूट में जब हम इंजेक्शन देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एनाटॉमी में ले जाऊंगा, और स्किन की लेयर्स की एनाटॉमी पहले थोड़ी सी आपको बताता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। एनाटॉमी में चलते हैं थोड़ा सा। तो सबसे ऊपर क्या होता है, हमारी एक लेयर होती है, ये मान लीजिए आपकी लेयर है एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस। एपी शब्द का मतलब होता है अबव, और डर्मिस का आप जानते ही हैं, डर्मिस एक और लेयर होगी फिर इसके नीचे, डर्मिस के ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, आप सभी को पहले ही पता लग गया होगा। इसके नीचे लेयर होगी डर्मिस की लेयर। तो डर्मिस की लेयर कुछ अलग कलर से बना देते हैं, ब्लू कलर से बना देते हैं हम लोग डर्मिस की लेयर।
और इसके नीचे क्या होगा आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसके नीचे आपके होंगे एक और लेयर होगी, यहाँ पर होंगे आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये ग्रीन कलर से हमने बना दिया है, थोड़ा लाइट है ये। और सबसे नीचे जो होगी आपकी वो होगी मसल। मसल को ऐसे दिखा देते हैं सीधे सीधे फाइबर्स से। तो ये हो गई आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस, और यहाँ पर है आपकी ये डर्मिस, और ये है आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये है आपकी मसल। तो सबसे ऊपर आपकी लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस, फिर होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और फिर होते हैं मसल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एंगल कितने एंगल पे कौन सा वो लगता है। ये इंजेक्शन है, अगर मैं इंट्रामस्कुलर लगाऊं, अगर मुझे मसल में देना है इंजेक्शन, तो देखिए आप सबसे डीप वाली लेयर में देना है मुझे, तो इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ड्रग का। तो डायरेक्टली अगर देंगे तो इसके लिए हमें देना पड़ता है कोई भी इंजेक्शन को 90 डिग्री पे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए इंजेक्शन है, इंजेक्शन हालांकि ये इंजेक्शन है, हालांकि इंजेक्शन इतना छोटा नहीं होगा, आगे और भी बड़ा होगा, लेकिन हमें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर ड्राइंग इट लाइक दिस। सो ये हो गई इंट्रामस्कुलर। यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, राइट एंगल होगा आपका। अब अगला क्या होता है आपका सबक्यूटेनियस। अगर हमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्शन देना है, यहाँ पे मसल से ऊपर वाली लेयर में, तो ये जो एंगल होता है ये होता है 45 डिग्री का। ये कौन सा रूट है? सबक्यूटेनियस। ये कौन सा है? इंट्रामस्कुलर। अगला क्या आता है? इंट्रावेनस। तो वेन्स कहाँ पे होती हैं? पहली लेयर के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे। तो यहाँ पे एक वेन बना देते हैं थोड़ी सी समझने के लिए। ये आपकी वेन बना दी एक। जब इंजेक्शन दिया जाएगा इंट्रावेनस, ये है आईवी, तो यहाँ पे एंगल होगा 25, 90 होगा इंट्रामस्कुलर में, एससी में होगा आपका सबक्यूटेनियस में 45, इंट्रावीनस के केस में होगा 25 डिग्री। जब वेन में लगाते हैं तो वो 25 डिग्री होना चाहिए स्किन के और इंजेक्शन के नीडल के बीच में एंगल। इंट्राडर्मल में आपका होना चाहिए 10 to 15 डिग्री का एंगल। तो एंगल इस प्रकार होते हैं। अब आप समझ भी पा रहे होंगे कौन सा एंगल कहाँ पे लगता है, कौन सा इंजेक्शन कहाँ पे लगता है। इंट्रामस्कुलर 90, सबक्यूटेनियस 45, इंट्रावीनस 25 और इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री के एंगल पर लगता है। So the next route which we are going to discuss is transdermal route. Transdermal सो व्हाट इज ट्रांसडर्मल रूट? ये जो ट्रांसडर्मल रूट है ये खाली बहुत ही ज़्यादा जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं खाली उन्हीं के लिए फेवरेबल होता है और उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है। ओनली फॉर हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, ओनली फॉर
इसमें क्या किया जाता है, एक स्किन के ऊपर पैच लगा दिया जाता है। उस पैच में से क्या होता है, धीरे धीरे ड्रग की डिलीवरी होती रहती है, धीरे धीरे जो दवाई है वो स्किन में पेनिट्रेट करती रहती है, वहाँ से एब्जॉर्ब होती रहती है। जिस रेट से ड्रग डिलीवर हो रहा है, ड्रग जिस रेट से रिलीज़ हो रहा है वो रेट ज़्यादा होता है उस रेट से जिससे कि एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन लिमिटिंग स्टेप नहीं बनता। दूसरी चीज़, बाकी जो ड्रग्स हो गए जैसे कि निकोटीन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गए, ये ड्रग्स दिए जाते हैं ट्रांसडर्मल रूट से। और ये जो पैच है हमारा जो हम लगाते हैं, इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें एक बार तो इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम समझते हैं। तो एक तो इसके अंदर होता है रिजर्वॉयर, ये है रिजर्वॉयर, ड्रग रिजर्वॉयर। यहाँ पे क्या होता है, ड्रग स्टोर रहता है, यहाँ पर ड्रग स्टोर रहता है। इसके ऊपर ये होती है बैकिंग फिल्म, और यहाँ पे होती है माइक्रोपोर मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें से ड्रग रिलीज होता रहता है, कई सारे पोर्स होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है एडेसिव लेयर, जो कि चिपकाने में मदद करती है। और इसके नीचे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्किन होती है हमारी, यहाँ पे इससे नीचे, और ये जो हमारी हैं कुछ कैपिलरीज होती हैं जो यहाँ से अटैच हो रही होती हैं, यहाँ से कि ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी कैपिलरीज वो अटैच होती हैं, ये कैपिलरीज हैं हमारी। तो और ये क्या है, माइक्रोपोर मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर बैकिंग फिल्म होती है जो कि हमें बाहर से दिखती है, उसके नीचे ड्रग रिजर्वॉयर होता है, यहाँ पर ड्रग स्टोर होता है, और फिर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से ड्रग रिलीज होता रहता है एक कांस्टेंट रेट पे। और ये नीचे एडेसिव लेयर होती है जो कि स्किन से चिपकने में, स्टिक करने में उसे मदद करती है। और नीचे जो स्किन है, यहाँ से जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होता रहता है धीरे धीरे। तो इसमें क्या होता है, 6 से 7 दिन तक लगातार पैच को लगाया जा सकता है और बार बार डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, एक कांस्टेंट रेट पे ड्रग रिलीज होता रहता है, दवाई नहीं लेनी कि कम हो जाएगा बॉडी में, और धीरे धीरे वो रिलीज होता रहेगा जितना चाहिए बॉडी को। तो ये इसका फ़ायदा है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेलेशनल रूट। इसमें क्या होता है, जो वॉलेटाइल लिक्विड और गैसेस होती हैं वो इस रूट से लिया जाता है। जैसे कि ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ये इसका ट्रैकिया है, विंड पाइप, यहाँ पे ये इसके ब्रोंकाई ब्रोंकियोस, ये आगे जाके यहाँ पे एल्वियोलाई हैं इसके। तो जब ड्रग यहाँ से लिया जाता है, इसमें नोज़ के थ्रू इसे इनहेल किया जाता है, तो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ ड्रग जाता है नीचे, और यहाँ पे आपकी जो डायरेक्ट जो एल्वियोलाई होती है ये कांटेक्ट में होती है ब्लड वेसल्स के, और यहाँ से तुरंत एक्सचेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो पूरा का पूरा एस्केप हो जाता है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो जाता है ये एब्जॉर्ब, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये हो जाता है इनहेलेशनल रूट। जनरली जो इसमें आते हैं ड्रग्स वो आ जाते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स वगैरह। जिन पेशेंट्स को अस्थमा होता है उन्हें आपने देखा होगा वो अपने साथ एक फुसफुस रखते हैं इनहेलर, तो वो भी क्या है, ये इनहेलेशन रूट होता है। उसमें लेते हैं वो इनहेलेशन रूट से दवाई, उसके अंदर प्रेस करते हैं पंप को, वहाँ से दवाई रिलीज़ होती है और जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं बेसिकली, साल्ब्यूटामॉल, इप्राट्रोपियम, ये सारी दवाइयाँ होती हैं। तो एस्मा वाली जो दवाई जो होती हैं इनहेलर में, वो
यही वाला रूट होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेजल रूट। नेजल रूट्स में क्या होता है, जो हमारी नोज होती है इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर ड्रग को डाल दिया जाता है और वहाँ से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। खाली कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, एगोनिस्ट, डेस्मोप्रेसिन, कुछ इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो डाल दिए जाते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं नोज़ के थ्रू। तो ये हो जाता है आपका नेज़ल रूट। स्पेशल टाइप का एक इसमें सिरिंज के आगे लगाया जाता है, वो मैं इधर इमेज लगा दूंगा। ये जो आप अभी देख पा रहे हैं ये नेज़ल रूट है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबलिंगुअल रूट के बारे में। तो सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, जो दवाई होती है, जो भी ड्रग है, उसे जीभ के नीचे रख ली जाता है। सब का मतलब होता है बिलो और लिंगुअल का मतलब होता है टंग। तो टंग के नीचे रख लिया जाता है, जो हमारी जीभ है उसके नीचे रख लिया जाता है ड्रग को, और वहाँ पे से एब्जॉर्ब होने लगता है वो धीरे धीरे। इससे क्या होता है, सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग आ जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरा का पूरा एस्केप हो जाता है। तो ये रूट क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को एस्केप कर देता है। अगली चीज़ आ जाती है, ये इमरजेंसी के टाइम पे एडमिनिस्टर किया जाता है क्योंकि फास्ट होता है, डायरेक्टली ड्रग है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। और अगली चीज़ है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेबल होता है, यानी कि इंसान खुद भी इस रूट के थ्रू दवाई ले सकता है। जीभ के नीचे दवा रखने में कोई कठिन बहुत बड़ी बात थोड़ा ही है। और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडीन, निफेडिपिन, ये कुछ ड्रग होते हैं जो कि सबलिंगुअल रूट के थ्रू दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जब भी कोई ड्रग दिया तो बाद में जैसे ही उसका असर आ गया, जितना असर हमें चाहिए उतना हमने ले लिया, फिर उसके बाद हम ड्रग को थूक के फेंक भी सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द ड्रग्स कैन बी स्पिटेड आउट आफ्टर गेटिंग डिजायर्ड एक्शन। तो ये होता है आपका सबलिंगुअल रूट। इसी के साथ हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कर लिए हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जितना पढ़ा उसमें कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ पे अपने डाउट्स मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए अपने, मैं वहाँ पे भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है amanopadhyay.au। और नीचे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसको, ताकि और लोगों की भी हम मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया।